हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 12 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। इस एडिटोरियल पेज के चारों आर्टिकल्स अच्छे हैं, चारों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे अपन। इसमें से ये हाथरस वाला जो है उसका थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा, बट इसका थोड़ा सा यहाँ पर तो हाथरस केस को कठुआ केस से कंपैरिजन किया जा रहा है। 2018 में जो कठुआ केस हुआ था, कठुआ रेप केस, जिसमें ट्राइबल लड़की के साथ में रेप किया गया था, और अब जबकि हाथरस जो केस है उसमें दलित लड़की के साथ केस किया गया है। तो किस तरीके से पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं इस तरीके के केसेस, और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। दूसरा, हमारे पास में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि मलिमत कमेटी के बारे में बात होती है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को काम करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रकाश सिंह केस है पुलिस में रिफॉर्म से रिलेटेड, वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको पूरी क्रोनोलॉजी में अपन डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने मोटा मोटा तो पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, खैर कोई नहीं। फिर देखते हैं अपन आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे एमएसपी से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं। यहाँ पर रामविलास पासवान जी के बारे में बताया जा रहा है। ज़्यादा कुछ काम का नहीं, आर्टिकल देखना चाहो देख लेना अपने हिसाब से। ये एमएसपी वाला पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें जीएसटी काउंसिल और जीएसटी का जो अपन बोलते हैं ना रिपीटेडली कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सिंबल है जीएसटी, राइट। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के, कि भाई जीएसटी का जो पार्ट है वो जो कि स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए सेंटर ने गारंटी दी थी, वहाँ पे सेंटर पे से स्टेट्स का कॉन्फिडेंस लगातार डाउन होता जा रहा है। तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब जब भी कभी आगे फ्यूचर में स्टेट सेंटर पे रिलाई करना शुरू करेंगे, तब ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि जीएसटी में किस तरीके से सेंटर ने हमारे साथ धोखा किया, चीट किया, या फिर कैसे मतलब हाथ धो करके दूर हो गया सेंटर। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक फ्री हैंड नहीं फील करेंगे कि हाँ चलो सेंटर से जाके हेल्प ले लेते हैं, हाँ वहाँ पर जाकर सेंटर के साथ में कोलैबोरेशन कर लेते हैं। इन फ्यूचर मतलब बहुत सारी टास्क होने वाली हैं, तो वहाँ पर फेडरलिज्म टेस्ट कंटिन्यू होता रहेगा, और उसमें एक स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रहेगा जीएसटी कॉपरेशन, कि इन दोनों पार्टीज़ ने, स्टेट्स ने और सेंटर ने, दोनों ने मिलकर किस तरीके से कॉपरेट किया। ये इशू भी अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पेज पे कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जो आज अपन डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोल्यूशन एमिड कोविड। दिल्ली में अब देखो ये ऑटम सीजन शुरू हो गया है, आपको सीजन्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर शुरुआत से देखें तो सबसे पहले विंटर्स, अगर एनुअली बोल रहा हूँ मैं जनवरी में, राइट। तो विंटर्स के बाद स्प्रिंग के बाद समर के बाद में ऑटम। ये सिंपल से अपने 4 डिवीज़न होता है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, ऑटम आ गया, शरद ऋतु जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन। तो इस टाइम पे क्या होता है कि दिल्ली में बहुत से ऐसी इक्वेशन बनती है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्वालिटी या एयर क्वालिटी पुअर से भी बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की हो जाती है। तो सेम चीज़ अभी हो रहा है कि जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में वो पुअर से भी नीचे जा चुका है। पर्टिकुलरली बात करें अपन नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सेंस ऑफ डेजावू, मतलब कि भैया आप अपने हिसाब से रेगुलेट करो, ऐसा मतलब एक इवोक किया है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं जिसके बेसिस पे एक्टिविटीज़ इस तरीके से होती है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो स्टैंडर्ड्स पहले से गवर्नमेंट ने या इन अथॉरिटीज़ ने फिक्स कर रखे हैं कि भाई अब अपने हिसाब से इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उनको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है, उसके चीफ सेक्रेटरी को, कि भाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पर्टिकुलरली ये जो स्टेट्स हैं वो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बेसिस पे ही ये रिस्पॉन्स प्लान आई थी कि भाई किस तरीके से एयर क्वालिटी गुड है, बैड है, पुअर है, या फिर जो भी कैटेगराइजेशन है उस कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। जैसे पोल्यूशन अब पुअर में कंडीशन में पहुँच गया तो वहाँ पर
एक्टिविटीज़ जो हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स एयर में घूमने शुरू कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को आप रोको या फिर कंट्रोल करो। दूसरा, डीजल बेस्ड जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इस तरीके से होता है वो, फिर जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड-इवन कार का जो सिस्टम, ऑड-इवन व्हीकल सिस्टम का वो जो पूरा प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन का कारण बार बार बनते रहते हैं। तो इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को भी कहा गया है कि भाई आप भी अपने लेवल पे अच्छे से इस चीज़ को टैकल करो। दिल्ली में ये जो एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसको आप देखोगे, पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एक तरीके के टॉक्सिक कॉकटेल्स होते हैं। बहुत सारे पोल्यूशन के जो सेगमेंट, बहुत सारे पार्ट है जिनमें आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल की ओजोन होना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स का हवा में उड़ना, कार्बन सूट का होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी एनवायरनमेंट में पढ़ते हो। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल का एटमॉस्फेयर लगातार ऑटम के टाइम पे बिगड़ता चला जाता है और सिटी को फिर बाद में विंटर आते आते और भी बुरा हाल हो जाता है। और विंटर्स आएंगी दिसंबर में, तो ऐसे करके एक तो ये होता है कि डीजल जनरेटर सेट्स को बंद कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डीजल आपने बंद तो कर दिया बट उसकी वजह से दूसरे और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर कट है ना, पावर कट रेगुलरली देखा जाता है। जैसे कि गुड़गांव हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर पावर आउटेज ज़्यादा हो जाता है। तो डीजल को, तो डीजल का अगर डीजल बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अगर आप बंद कर दोगे तो वो एक अपने आप में कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। तो अपने को अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी अगर बात करें तो डस्ट कंट्रोल के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर देखी जाए तो उसमें अभी इकोनॉमी एक तरीके से, एक तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और उसकी वजह से इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स्ड है। उस केस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाएगा तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानियां और हो जाएंगी कि ऑलरेडी पैसा नहीं है लोगों के पास में, और इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं के बेसिस पे तो इकोनॉमी सर्कुलेट होना शुरू होगी। फिर बात आती है फ्यूम की, क्योंकि होता क्या है इस टाइम पे स्टबल बर्निंग शुरू कर देते हैं इधर जो किसान है, पंजाब और हरियाणा स्पेसिफिक अगर बात की जाए या वेस्टर्न यूपी में, तो उससे भी क्या होता है, फ्यूम क्रिएट हो जाता है, आसपास में धुआं ही धुआं होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन भी दिया है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि भाई बायो डिकम्पोजर्स का आप यूज़ करो। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो फार्मर्स है ना, ये अभी शॉर्ट टर्म पेडी का ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब छोटे से टाइम में एक चावल की पूरी फसल हो जाए। तो उससे क्या होता है कि मान लो 3 सीज़न में भी उनने पूरी क्रॉपिंग को डिवाइड कर दिया, तो एक सीज़न की क्रॉपिंग जैसे ही हार्वेस्ट होगी तो उसके बाद में नेक्स्ट वाली की सोइंग जैसे शुरू हो उससे पहले इनको स्टबल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो उनके पास में टाइम बचता है 15 से 20 दिन का। अब इस 15 से 20 दिन के अंदर कैसे डिकम्पोजिशन में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो उस केस में फार्मर्स क्या करते हैं, उन स्टबल्स को जो बचा हुआ जितना भी तूड़ा कचरा जो भी होता है उसको फिर जलाने पर रिलाय हो जाते हैं। तो ऐसे करके क्या होती है, प्रॉब्लम और ज़्यादा ग्रेव हो जाती है विंटर्स के टाइम पे आते हैं, ठीक है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से वॉर रूम्स भी इस्टेब्लिश किए हैं कि जैसे ही पोल्यूशन हो तो पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमें वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ जो मैंने पॉलिसीज़ बताई है उन पॉलिसीज़ में से पिक कर लें। हाँ भाई, एयर क्वालिटी अभी पुअर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्टैंडर्ड एक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना और पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ये दिल्ली में तो नॉर्मल चीज़ है। इसको टैकल करने के लिए स्टेट्स ने मिलके दिल्ली गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी अथॉरिटीज़ के थ्रू बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी की है जिनकी वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। पर कहीं ना कहीं वो फेल भी होती है तो कुछ जगहों पर वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। तो अभी तो देखो कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हमारे यहाँ पे परेशानी का कारण बन रही है। दूसरा, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स ही तो होता है। कोविड-19 से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो सांस लेने में ही तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको अगर पोल्यूटेड एयर में रहना पड़ेगा तो उसके लिए तो और ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो उनकी भी प्रोटेक्शन देखनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, और उस केस में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने रोक दिया तो और ज़्यादा परेशानियों का कारण बन जाएगा। तो ये जो एक तरीके से डिलेमा है ना, ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। इसको कैसे टैकल किया जाए, ये
क्वेश्चन है। दूसरा ये कि ये जो डॉट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स, इनको कैसे एक साथ मिला करके एक लाइन में पिरोया जाए, ये अपने आप में एनसीआर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या क्या सजेशन आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो कि क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन भी कंट्रोल हो, कोविड-19 की वजह से लोगों को परेशानी भी कम हो और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बैलेंस्ड वे में टैकल किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टॉकिंग पीस। अभी अब्दुल्ला आपको पता ये इलेक्शन हुए थे और इसी जनवरी में, तो अशरफ गनी एक तरफ तो और दूसरी तरफ अब्दुल्ला अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया कि भाई ये तो पॉलिटिकली बायस्ड इलेक्शंस थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो इनके बीच में एक पॉलिटिकल डिवीज़न देखा गया जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती है। तो उनकी ये एक वीकनेस बाहर निकल के आई कि पॉलिटिकल थ्रेट जो है, जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने आप को लेजिटिमेट शो करना चाहती है कि हाँ हम वाकई में वाजिब गवर्नमेंट है, तो उनकी वीकनेस। दूसरी तरफ तालिबान जो है वो लगातार अपनी एक्टिविटीज़ को रोकता ही नहीं है, चाहे कितनी बातें चल रही हो। एक तरफ यूएसए से बात भी करता है कि भाई हम यहाँ पे अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं, और दूसरी तरफ कंटिन्यूसली सीज़ फायर वायलेट भी करता रहता है, सीज़ फायर के लिए एग्री ही नहीं करता। तो ऐसे करके क्या है कि इधर तालिबान तो अपनी मंसूबों में लगातार सफल होता जा रहा है और इधर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट वीक होती जा रही है। फिर बात करें यूएसए की। अब यूएसए में जैसे आपको पता है इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक तरफ जो बाइडेन डेमोक्रेट है तो रिपब्लिकन कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रीवियस जो इलेक्शन कैंपेन थे उनमें एक प्रॉमिस किया था कि मैं कैसे भी करके अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान से निकाल लाऊंगा। तो अब प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर यूएसए में ट्रंप के लिए क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो उस केस में अमेरिका बहुत ही हेस्टी फॉर्म में है कि कैसे भी करके मैं अपने आर्मी मैन को या फिर जो भी पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनको बाहर निकालूं यहाँ से। तो इस केस में क्या है, यूएसए ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी और फिर ये एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन को यूएसए के अगेंस्ट यूज़ नहीं होने देगा। तो ऐसे में फिर यूएसए ने फिर अफ़गानिस्तान की इस गवर्नमेंट को, जिसमें अब्दुल्ला अशरफ गनी, इनको भी कन्विंस कर लिया कि भैया आप तालिबान से बात करो और आप लोग ही बैठ करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करो, आपकी ज़मीन की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या है कि अभी बातचीत होनी शुरू हो गई थी तालिबान और ये जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उनके बीच में। अब यहाँ पर रोल आ जाता है इनके बीच में कि तालिबान को परसुएड कौन करे, तालिबान को कौन मनाए बातचीत के लिए। फिर यूएसए ने अपना पत्ता खेला, फिर पाकिस्तान का यहाँ पे रोल आ जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान का ही प्यादा है तालिबान। ओके, वो बात अलग है कि तालिबान अब बोलता है कि भाई हमारे ऊपर किसी की कोई डोमिनेंस नहीं है, हम बिल्कुल फ्री है, हम हमारा रूल खुद से डिसाइड करते हैं। बट फिर भी पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर रीजनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रीजनल कंसेंसस की बात हो रही है, जहाँ पे अफगानिस्तान में पीस की बात हो रही है। तो दोहा में ये एग्रीमेंट या फिर कॉन्वर्सेशन या बातचीत टॉक्स शुरू हुई थी। तो आप देखोगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का अगर स्टेक यहाँ पे देखें तो इंडिया हमेशा से एक ओल्ड एज स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर रहा है अफगानिस्तान में, पर्टिकुलर बात करें। अब यहाँ पर क्या है, सारी पार्टीज अपनी तरफ से अफगानिस्तान में पूरा सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है, चाहे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे तालिबान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे पाकिस्तान हो। अब बात आती है कि इंडिया कैसे इसको टैकल करे, क्योंकि इंडिया ने जो है अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से ही मना किया था। चाहे 1996 के टाइम पे जब तालिबान रूल आया था तब भी इंडिया ने डिनाई किया था कि हम तालिबान को कंसिडर नहीं करते, बट उसका रेपरकशन क्या देखना पड़ा था। 1999 में पाकिस्तान ने तालिबान को कह के, या तालिबान को हमेशा बैकिंग रही है पाकिस्तान की पहले से, तो कंधार वाला जो इशू रहा था जिसमें प्लेन हाईजैक हुआ था दिल्ली काठमांडू वाला, और फिर वो जैसे ही काठमांडू जाने की बजाय किधर ले गए थे उसको कंधार, तो फिर हमें उस तालिबान के साथ में उस टाइम पे नेगोशिएशंस करने पड़े थे। और पता क्या पड़ा कि हमें टेररिस्ट्स को छोड़ना पड़ा था, जिन लोगों को पकड़ लिया था उनको छोड़ रखा, जैसे कि मसूद अजहर जैसा, जो कि अभी भी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का कारण बनता रहता है रिपीटेडली। तो इस तरीके से आप देखोगे, आज अगर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है तालिबान और वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, तो आप देख सकते हो कि इंडिया का वहाँ पर चूज़ करना या तालिबान को रिकॉग्नाइज करना
अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि तालिबान के लिए हमेशा से इंडिया ने क्या कहा है कि हम तो अफगान गवर्नमेंट को ही लेजिटिमेट मानते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में दो चीज़ें बताई जाती है कि एक तो वर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि तालिबान जो है वो अभी फिर से देखो केओस शुरू हो जाए, सिविल प्रोटेस्ट वहाँ पे हो जाए या सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसकी वजह से तालिबान फिर वापस से डोमिनेट कर जाएगा। रीज़न बीइंग कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके पास में इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये तो फिर 1996 वाला केस बन जाएगा, फिर से तालिबान पावर में आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर बैलेंस्ड वे में देखें तो पाकिस्तान जो है वो देखो लगातार एक सपोर्टिव रोल प्ले करता जा रहा है कि कैसे भी करके तालिबान अगर आता है सेंटर में वहाँ पे पावर में तो पाकिस्तान की से बढ़ जाएगी। बट अगर तालिबान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में एक जो सहमति है या फिर जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो अच्छे लेवल पे बन जाते हैं, तो उस केस में दोनों के दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करके फिर रूल करें तो पीस वाली हो जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ हो सकती है, या तो तालिबान आएगा या फिर तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो दोनों मिल करके काम करेंगी। तो सेकंड जो ऑप्शन बताया मैंने इस आर्टिकल में, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो जो तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट है दोनों साथ आएंगी, तो वो इंडिया के लिए अच्छा है। बट इंडिया को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर तालिबान अगर रूल में आ जाता है तो क्या करें। तो ये अपने आप में एक डिलेमा है, इसको कहीं ना कहीं सेटल आउट करने की ज़रूरत है। दिल्ली ने अगर देखें हम तो अफ़गानिस्तान की जब भी बात आती है तो हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब्दुल्ला की विजिट भी होती रहती है रिपीटेडली, इंडिया में भी होती रहती है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी हुई है। तो कैसे भी करके वो वहाँ पर अपने सिस्टम को सेटल आउट करना चाहते हैं। अब तालिबान जो है उसके साथ में इंडिया का इतना कोई बातचीत होती रहती नहीं है। अब इससे क्या होता है कि तालिबान को अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान का जो लिंक है, इस लिंक की वजह से हक्कानी नेटवर्क और ISIL, जो ISIS था वो ISIL के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेविटेंट, ऐसे समथिंग है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ISIL का। ठीक है, तो ISIS का दूसरा नाम ISIL भी है। तो हक्कानी नेटवर्क और ISIL इन दोनों की इमरजेंस वहाँ पे देखी जा रही है। जैसे कि सिख गुरुद्वारे पे अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे सिखों की डेथ भी हुई थी, इसी साल की बात है, इनिशियल शुरुआत में। ठीक है, तो पाकिस्तान और तालिबान का जो लिंक है वो तो और दूसरे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या टेररिस्ट ग्रुप्स को भी नर्चर करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया अगर अपनी खुद के स्टैंड को एक रीथिंक करे, रिजॉल्व करने की बात करे, तो उसमें तालिबान का रोल तो अब बनता ही है, अगर पर्टिकुलर अफ़गानिस्तान में पॉलिटिक्स की बात की जाए या फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की जाए। ठीक है, हाँ ये बात भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जो है इन रीजनल इश्यूज़ में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन रीजनल इश्यूज़ को अगर वाकई में कंसेंसस से सॉर्ट आउट किया जाता है तो हमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखो पाकिस्तान के साथ में अफ़गानिस्तान की ज़्यादा बॉर्डर शेयर होती है बजाय कि इंडिया, अगर रियल सेंस में भी देखें तो बहुत कम बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, तो उस केस में पाकिस्तान का क्या रोल है वहाँ पर, उस चीज़ को ना कंसिडर करके हमें हमारे प्रिज्म्स को चेंज करने की ज़रूरत है, लेंसेज को चेंज करने की ज़रूरत है कि तालिबान से अब बातचीत तो करें, एटलीस्ट हो भी रही है, और तालिबान ने सिग्नल भी दिए हैं कि अब हम वी आर नो मोर कठपुतली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया को थोड़ा रिकन्सिडरेशन करने की ज़रूरत है, और ये एक डिलेमा रहेगा कि किस तरीके से अभी तक इंडिया का स्टैंड रहा है और कैसे आगे इंडिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकवरी एंड इट्स डिसकंटेंट्स। इंडियन इकोनॉमी अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। कोविड-19 में केसेस में भी आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डेटा के अकॉर्डिंग जो रिकवरी रेट है वो अब इन्फेक्शन रेट से अच्छी है। तो उस केस में इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पे देखी जा रही है। बट 2020 से पहले का अगर हम डेटा देखें और उसका कंपैरिजन आज देखें तो उस केस में तो हमारी इकोनॉमी फास्टर रिबाउंड हो रही है। बट 2019 से पहले जब हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी उसका कंपैरिजन आज किया जाए तो अभी भी हम कहीं ना कहीं बहुत स्लो हैं, इकोनॉमी अभी भी वीकनेसेस का सामना कर रही है। तो यहाँ पर पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत आ जाती है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत आ जाती है। आज हमारी जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके पास में कैपिटल की कमी है, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स हैं उनके पास में एसेट्स जो थे वो अब
कर्जे में बदल चुके हैं। तीसरा कि रिस्क लेने का जो एपेटाइट होता है कि हाँ हम इन्वेस्ट कर लेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पर कि हमें ज़्यादा आउटकम आ जाए, तो रिस्क लेने की जो एटीट्यूड है ना वो भी लगातार गिरती जा रही है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना ये बहुत ही अच्छे से हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन को क्लियर करती है। तो इनको अगर देखें तो अभी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, रिकॉन्स्टिट्यूट उनकी मीटिंग भी हुई, उसके बारे में अपन ने बात भी की कि इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट क्या दिया है भाई, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके चलो। तो इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके इंडियन इकोनॉमी को हम रिवाइवल पे लेके आएँ, क्रेडिबिलिटी अपनी को इंश्योर करते रहें। तो आरबीआई और एमपीसी इन दोनों ने तो फोकस किया है कि कैसे भी करके रेट ट्रांसमिशन को इम्प्रूव किया जाए। रेट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आरबीआई जैसे ही रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को अगर चेंज करे तो उस केस में बैंक्स जो हैं वो कितना जल्दी उन इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन, रिवर्स और रेपो रेट का जो वेरिएशन है उसका बैंक जो है वो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल पे जिनको लोन देते हैं, जैसे कोई बिजनेस हाउस है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसको कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि आरबीआई जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसको रिड्यूस या इंक्रीज कब करती है, जब उसको इकोनॉमी में वहाँ पर लिक्विडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो उस केस में अगर आरबीआई ने तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अपनी तरफ से डाउन कर दी, बट बैंक्स कर रहे हैं कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ रेट। अब देखो यहाँ पर कि रेट ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इशू क्या आता है कि आरबीआई ने तो अपनी तरफ से कट्स कर दिए, रेपो रेट में रिड्यूस कर दिए, बट बैंक्स जो हैं वो लेंडिंग रेट में अभी भी रिडक्शन नहीं लेकर के आ रहे हैं। इनमें एक गैप देखा जा रहा है और ये गैप जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहला कि रेपो रेट जैसे रिड्यूस होती है तो रेपो रेट तो डायरेक्ट आरबीआई रिड्यूस करना है ना, आरबीआई से लेन देन कौन करता है जी, गवर्नमेंट केवल। तो यहां पर एक तो हो गया कि रेपो रेट रिड्यूस होते ही गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्या हो रही है आरबीआई के रिगार्डिंग। दूसरा फिर क्या होता है कि जैसे ही रेपो रेट रिड्यूस होती है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग आरबीआई से बढ़ जाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई कम इंटरेस्ट रेट में आरबीआई दे रहा है पैसा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगी आरबीआई को और गवर्नमेंट पैसा ले लेगी वहां से। तो पहला तो ये हो गया सेगमेंट। अब दूसरा पार्ट आप देखो कि गवर्नमेंट अगर बोरो ज़्यादा करेगी तो आप मुझे बताओ पब्लिक के लिए कितना स्पेस रह जाएगा जी, बहुत कम रह जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों सेगमेंट्स है ना, इन दोनों सेगमेंट्स की वजह से इंडिया में आप देख सकते हो कि रेपो रेट आरबीआई डाउन भी करता है तो भी पब्लिक को इतना वेलफेयर या पब्लिक की इतनी सिक्योरिटी नहीं आ पाती इकोनॉमिकली कि वो और सस्ती रेट के ऊपर लोन्स अवेल करा सकें। तो ये जो गैप है ना ये लगातार बढ़ता चला जाता है। ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है क्योंकि आप कभी भी देखा करो, अब अगर ये जो नॉर्मल एनसीईआरटीज़ में पढ़ोगे या रमेश सिंह से पढ़ो या कोई भी तरीके से इकोनॉमी पढ़ोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो है रेट ट्रांसमिशन। की आरबीआई कुछ फ्लक्चुएशन लाने की कोशिश भी करे या इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश भी करे तो वहाँ पर आरबीआई अपने कदम उठा लेता है, तो दूसरी तरफ बैंक जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत डिले कर देते हैं। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट अगर पैसा उधार ले लेती है फॉर एग्जांपल आरबीआई से, तो वो तो गवर्नमेंट तो सीधा रेपो रेट बेसिस पे लेगी। तो उस केस में अगर स्पेस कम बच गया तो रिस्क लेने का जो स्पेस है ना वो कम हो जाता है। एक तो हो जाती है रिस्क अवर्जन आ जाता है। रिस्क अवर्जन का मतलब क्या हो गया कि रिस्क लेने से लोग डरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा लैक ऑफ कैपेसिटी, लोगों के लिए पैसा ही इतना वॉल्यूम में नहीं बचता। तो इसको बोला जाता है, अपन कह सकते हैं ये जो आप रिस्क अवर्जन वाला जो इशू है इसको तो हम बोलते हैं टर्म प्रीमियम। कहने का मतलब कि कैसे भी करके ये जो रेपो रेट डाउन की और गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया झट से पैसे को, तो उसको बोल दिया जाता है टर्म प्रीमियम। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है। अब गवर्नमेंट चाहेगी उन्हीं फील्ड्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी या फिर जिन सेगमेंट को या जिन सेक्टर्स को ज़्यादा ज़रूरत है उनको हो सकता है गवर्नमेंट अवॉइड कर दे। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ पर इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट तो उधर दिमाग लगा लेगी कि हाँ ऐसे कौन से इश्यूज है जिनमें कि गवर्नमेंट बिहार की जनता, रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उसको सपोर्ट कर सके। तो वो जो ट्रांसमिशन होना चाहिए ना, वो टर्म प्रीमियम जो है वो हार्नेस कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही। साथ में
अगर अपन इस टर्म प्रीमियम के बारे में आगे देखें, इस टर्म प्रीमियम में आरबीआई भी जल्दी से अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि अभी देखो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो अगर आरबीआई अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा करे कि हाँ भाई गवर्नमेंट को हम लोन नहीं देंगे, या फिर गवर्नमेंट को अपने तरीके से काम करना चाहिए, या फिर हम कैसे भी करके इकोनॉमी में गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करेंगे, या फिर हम तो हमारे जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं इन्फ्लेशन का उसको टारगेट करके चलेंगे, तो आरबीआई क्या करता है कि उन चीज़ों को साइड में रख रहा है, ये सोच के कि भाई टर्म प्रीमियम को हमने थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस करना शुरू किया तो गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करेगी, और कैसे भी करके परेशानियों के कारण फिर आरबीआई को सामना करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आरबीआई जो अपनी क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाहता है कि भाई आरबीआई तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा है, अब गवर्नमेंट के पाले में है जो कुछ भी है। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बट आरबीआई की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ऐसी नहीं है। एक तो होता है कि देखो आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दो, बट आपने अपनी ड्यूटी जिन लोगों के लिए पूरी की उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आप फिक्स कर दो, तो एक अच्छे से आपका रिजल्ट निकल पाता है। तो आरबीआई ने तो अपनी तरफ से ड्यूटी कर दी, पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इसलिए इंश्योर नहीं करना चाहते कि भाई हम तो क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, हमने हमारा काम कर दिया। अब गवर्नमेंट के पाले में है गोल कि वो किस तरीके से फिस्कल अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि अभी गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल डेफिसिट लगातार वैसे बढ़ा हुआ है, तो उस केस में गवर्नमेंट के पास में पैसा कम है, तो फाइनेंसिंग की ज़रूरत जब आती है, फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आरबीआई से डायरेक्ट गवर्नमेंट अपना पैसा ले, कैसे भी, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे ले या फिर डायरेक्ट बोरो कर दे कि भाई डेट मोनेटाइजेशन आप कर दो, हमें पैसे दे दो, सीधा प्रिंट करो नई करेंसी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो आरबीआई सेफ थोड़ा सा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट को जिस रेट पे पैसा मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी तो कैसे फिर मार्केट में पैसा है। देखो एक ये इक्वेशन भी अपने को समझने की जरूरत है कि आरबीआई से गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया डायरेक्ट, ओके, अब गवर्नमेंट से पैसा लिया तो गवर्नमेंट भी तो स्पेंड ही तो करेगी ना, चाहे वो अपनी खुद की वोट बैंक को राजी करने के लिए करे, तो मार्केट में पैसा तो आएगा ही ना। अब मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं फिर पब्लिक को भी बेनिफिट होगा। तो ये इक्वेशन भी हमें समझने की जरूरत है कि आरबीआई ने तो अपनी इंडिपेंडेंस रख ली, बट गवर्नमेंट के थ्रू ये जो पैसा मार्केट में आएगा तो उससे लोगों को भी फायदा होगा। तो इस केस में अगर टर्म प्रीमियम की बात करें, इसमें अगर आरबीआई नहीं कम करता है तो इंटरेस्ट रेट लगातार ज़्यादा बनी रहेगी, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो आज के टाइम पे वैसे ही परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि लोग रिस्क ले ही नहीं रहे। रिस्क कब लेंगे, या तो सस्ते में उनको लोन मिल जाएगा, 2-3% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलेगा तो जल्दी से पैसा लेकर के वो इन्वेस्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगी। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना आरबीआई का जितना था, आरबीआई ने अपनी तरफ से किया। अब गवर्नमेंट के पाले में पूरी बॉल है, वो क्या करते हैं। अब अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो आरबीआई ने अपनी तरफ से जो रेयर चैलेंजेस थे उनको टैकल करने के लिए बहुत कोशिश की है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है आरबीआई के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैकल करना, जो कि 1990s में तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, कमी थी, पर अब सरप्लस चल रहा है। अब सरप्लस आने की वजह क्या है कि हमारे देखो एक तो इम्पोर्ट बहुत कम हो रहा है, दूसरा हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं, तीसरा चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज़ ने स्टिमुलस दिए हैं, सीधा मार्केट में पैसा फेंका है, तो उस वजह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का जो सर्कुलेशन वो बढ़ गया। तो इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट अब अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर डॉलर सरप्लस में आ गया। अब आप एक चीज़ बताओ, एक तो डॉलर सरप्लस में, अब आरबीआई इस डॉलर को अगर मार्केट से खींचेगा तो डेफिनेटली आरबीआई को पैसा बाहर फेंकना पड़ेगा कि नहीं, रुपया, तो रुपी जो है वो वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। तो ये तो वैसे ही कंसर्निंग इशू है भाई, कि अपन पहले जानते हैं कि अभी करंट जो मनी सर्कुलेशन है, करेंसी सर्कुलेशन इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू डिमोनेटाइजेशन के पहले से भी आप कंपेयर करोगे तो भी आपको ज़्यादा कंपैरिजन, मतलब ज़्यादा सर्कुलेशन दिखेगा। तो आरबीआई तो रुपए को भी फिर मार्केट में लाने से रुकेगा, तो यहाँ पर भी आरबीआई के लिए कहीं ना कहीं डिलेमा है। आज अगर अपन देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जितनी बार भी अब बॉन्ड्स रिलीज कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ पर हमारे एनुअली अगर देखें तो जीडीपी का 1% एनुअली हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स डॉलर लगातार आए जा रहा है। तो इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, तो डॉलर्स तो और ज़्यादा बढ़ेगा।
तो ये भी अपने आप में आरबीआई के लिए बहुत बड़ा इशू है, बट आरबीआई अपने लेवल पे जितना कर सकता है उतना काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात आती है कि एक्सेस में जो पैसा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर ज़्यादा हो रहा है, पैसा मार्केट में ऑलरेडी है, लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं घरों में अपने। आपने आर्टिकल देखे होंगे, न्यूज़ आती रहती है कि लोगों के पास में पैसा तो बहुत है पर वो खर्च नहीं कर रहे, अपने पास में रखे हुए हैं। तो उस केस में आरबीआई के पास में क्या ऑप्शन बचता है, वो ये कि आरबीआई अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही दिमाग लगाए, पैसा गवर्नमेंट को दे। भाई आप, हमारे पास एक्सेस में पैसा है, डॉलर हमारे पास में एक्सेस आ गया, पैसा हमारे पास में आ गया, तो गवर्नमेंट को बोले कि आप हमें बॉन्ड्स दे दो, आपकी सिक्योरिटीज़ दे दो और आप पैसा ले लो। क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जो लोन जाता है ना वो सिक्योर्ड लोन होता है कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आरबीआई को पैसा लौटाएगी ही। आज अब इंडिया की बात करें तो इंडियन पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आरबीआई ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए हैं, जैसे जिनमें सबसे पहली बात करें, जो बायर्स हैं जो बॉन्ड खरीदना चाहते हैं वो रीअश्योर्ड फील करें कि भाई बॉन्ड की चाहे वॉलेटिलिटी कितनी भी हो, आज जिस रेट पे आपको बॉन्ड दिए जा रहे हैं उसी रेट को हम मेंटेन करके रखेंगे, चाहे मार्केट कितना ही फ्लक्चुएट करे। तो इससे क्या होगा, लोग भी फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इकोनॉमी में जो एक्सेस पैसा पड़ा है, देखो इसमें कितना अच्छा इक्वेशन बन के आ रही है। आप समझो, आरबीआई डॉलर को इकट्ठा करना चाह रहा है, ठीक है। अब डॉलर बहुत ज़्यादा मार्केट में हो गया, तो उस केस में क्या हो जाता है, डॉलर अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया तो रुपया एप्रिशिएट हो जाता है। एप्रिशिएट का मतलब रुपए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो चीज़ मार्केट में कम हो उसकी वैल्यू ज़्यादा। अब रुपया एप्रिशिएट हो जाता तो वो तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बेकार है, एक्सपोर्ट नहीं जाएगा फिर हमारे यहाँ से। तो एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी कितना डाउन हो रखा है। तो उस केस में आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को मार्केट से खींच लिया और मार्केट में पैसा फेंक दिया। अब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया और आरबीआई को भी ये करना है कि ये पैसे को कैसे कंट्रोल करे। फिर गवर्नमेंट से आरबीआई डील करता है कि भाई आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो, हम मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फेंक देंगे, वो पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अब लोग इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को किस केस में खरीदेंगे कि भाई वॉलेटिलिटी नहीं हो, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। आज आप हमें 6% की बात कर रहे हो, फिर कल को पता पड़ा कि आपने 4% भी इंटरेस्ट रेट हमें पे नहीं की, तो वहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है ना उसको हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। और आरबीआई ने ये करने की कोशिश भी की है कि भाई आप चिंता मत करो, आप तो केवल गवर्नमेंट के ये सिक्योरिटीज़ लो और हमें पैसा दो। तो ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है। तो आरबीआई ने जो है अभी क्या किया है इस चीज़ के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं उनको सेल करने के लिए अपनी तरफ से अपनी गारंटी लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको मैंने बताया था जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें एक चीज़ क्लियर आई थी निकल के कि सेंटर ने ये कहा है कि भाई ये जो एक्ट है दैट इज़ गॉड्स एक्ट, इस एक्ट में हम कहीं भी आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, आप मार्केट से पैसा उठाओ, हम आपकी हेल्प कर देंगे और आरबीआई के थ्रू हम आपको सपोर्ट दिला देंगे। तो ऐसे करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं ना वो अब आरबीआई मार्केट में कंफर्टेबली इजीली सेल आउट कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट में जो एक्सेस मनी पड़ी है वो भी आ जाए और मनी सर्कुलेट भी हो जाए और गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाए, तो गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलस दे सके। तो ऐसे करके प्राइवेट सेक्टर भी फिर बाद में अट्रैक्ट होगा। तो ये पूरी साइकिल को समझ करके फिर ये एक्टिविटीज़ की जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब बात करें अपन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखो अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर रखा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो सप्लाई शॉक की वजह से है और ये कुछ दिनों की ही है, अगले आने वाले साल तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर डिमांड की कमी है, सप्लाई तो केवल कुछ दिनों के लिए रुकी थी, इस वजह से महंगाई अभी बढ़ी हुई है। बाकी 1-2 महीने नेक्स्ट ईयर जैसे स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, तब आप देखोगे कि वाकई में जो प्रॉब्लम है वो डिमांड साइड की है हमारे इंडिया में, ना कि सप्लाई साइड की। ये चीज़ क्लियर है और ये बढ़िया बात भी है कि रियलिटी एक्सेप्ट करके चल रही है एमपीसी। आरबीआई ने कुछ और मेजर्स भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि कैसे भी करके मार्केट में जो कॉन्फिडेंस आ जाए, लोग उधार लेना शुरू करें, लोन ले, इन्वेस्ट करे, बिजनेस करे, हाउसिंग एक्टिविटीज़ बढ़े, कैसे भी करके रोजगार बढ़े, पैसा बढ़े। इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से जो होम लोन से रिलेटेड जितने भी रिस्क वेट्स हैं उनको काउंटर साइकिल करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के आना है कि हाँ भाई चलो ठीक है, रिव्यू करते हैं किस तरीके से होम लोन को सेटल आउट किया जा सकता है। इसी तरीके से सिंगल बोरोवर्स की लिमिट्स को एक्सटेंड करना, तो स्मॉल बोरोवर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना। और इसी तरीके से आप देखोगे तो मनी सप्लाई जो है वो
प्रॉपर मेंटेन भी रहे, ज़्यादा भी ना हो तो कम भी ना हो। ज़्यादा होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कम होते हैं रिसेशन आ जाता है। तो ऐसे आज हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तो देखा ही जा रहा है आरबीआई के द्वारा, बट ये जो पूरे कदम बताए गए ना सारे के सारे, ये सारे के सारे तो अपने आरबीआई की तरफ से देखें। गवर्नमेंट का तो एक भी रोल नहीं है ना, गवर्नमेंट तो केवल सिक्योरिटी देकर, अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है वो सबसे बड़ी बात है। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर एक ही बोलते हैं जो हम बार बार बोलते हैं कि बचता क्या है, वेल डिजाइंड फिस्कल स्टिमुलस, कि कैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से, आरबीआई ने अपनी तरफ से मतलब जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वेल प्लान्ड वे में एग्जीक्यूशन किया है। अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कितने अच्छे से काम करती है। ठीक है, ये आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रोड फ्रॉम हाथरस। हाथरस वाला केस आपको पता ही है कि किस तरीके से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया इस केस ने, कि एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं की गई। एफआईआर लॉन्च करने की बजाय जो क्रिमेशन एक फैमिली को करना था उस डेड बॉडी का, जो उस लड़की की डेथ हुई उसके बाद में, उसको फिर हैस्टी वे में गवर्नमेंट ने खुद ने करवा दिया पुलिस के पूरी प्रोटेक्शन के अंडर। तो आप देखोगे 2018 में एक कठुआ रेप केस भी हुआ था जिसमें ट्राइबल गर्ल के साथ में रेप हुआ था। तो आप देखोगे अभी तो ये दलित लड़की थी। तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में हम जहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं उन वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2012 का दिल्ली रेप और मर्डर केस जो था वो ग्रूसम नहीं था क्या, कि जिससे कि हम कुछ सीख सकें, जस्टिफाई कर सकें कि भाई अक्यूज्ड को हमने कन्विक्ट किया और उनको फाइनली उनको पनिश किया। पर आज अगर देखें तो हाथरस जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको एनसीआरबी में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। ये तो चलो कुछ एक केसेस जो हाईलाइट होते रहते हैं। अब कुछ क्राइम्स हैं जिनको तो कैटेगरी ही नहीं मिलती है एनसीआरबी में, जैसे हेट क्राइम, कास्ट सिस्टम को लेके अपर क्लास के जो लोग हैं वो लोअर क्लास के लोगों को परेशान करते हैं, लिंचिंग, या फिर आप देखोगे खाप पंचायतों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं कि हाँ ये तो आपको हमारी जात के खिलाफ है तो इसलिए इनको पनिश कर दो। तो वो जो आप कहते हो ना कि कैसे भी करके जो बेसिक जो हमारे यहाँ के एविल्स हैं, सोशल एविल्स हैं, उनको हम प्रॉपरली अगर टैकल नहीं करेंगे तो कैसे हमारे समाज से कुरीतियाँ या फिर जो परेशानियाँ हैं ये ख़त्म हो पाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक इंस्टीट्यूशन है, उनके हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ पर पीनल लॉज जो है ना वो रिकॉग्नाइज तो करें ना कि हमारे यहाँ पे बायसनेस ज़्यादा देखी जाती है क्राइम्स को लेकर भी। अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें क्राइम को लेकर के या फिर क्राइम्स को कौन कर रहा है तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ पर बायसनेस देखी जाती है। तो उसे हमें अगर जब वही चीज़ है, जब तक आप अपनी कमियों को मान नहीं लोगे कि हाँ मेरे में ये कमी है तो आप उस कमी को सही कैसे करोगे। ठीक है, अब हाथरस केस में तो कितना गजब का केस हुआ, आपको पूरा क्लियर है इस चीज़ में। दूसरा आप देखो हाथरस के अलावा सीए प्रोटेस्ट भी होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को एंटी नेशनल डिक्लेयर करके और फिर उनको इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। कुछ 37 ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जिनको प्रॉपर टैकल किया गया है। पॉइंट यह है कि हमारे यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कितना पुअरली परफॉर्म कर रहा है बैक टू बैक। विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ था अभी रिसेंटली, उस केस में आप देखो कि पब्लिक ने उनको ग्लोरीफाई किया है। अब भाई एक चीज़ बताओ, एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट है कि जो गणतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो तो भाई एक तरीके से एक रेला है और कुछ नहीं है। रेला का मतलब कि जिस तरफ मुंह कर लिया उधर, वो लॉजिक्स पे ध्यान नहीं देता, वो बस माहौल मूड पे चलता है। तो जब एरिस्टोटल जैसे एक एक्सपर्ट बंदों ने भी डेमोक्रेसी के ऊपर ये सवाल उठाया है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो तो आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारे यहाँ पर अभी जो अब ये चीज़ रिपीटेडली आती भी रहती है कि गवर्नमेंट जो है करंटली वो कहीं ना कहीं दिमाग ये लगाती है पब्लिक ओपिनियन हमारी तरफ कैसे आ सकता है, उस चीज़ को करो, ना कि हमारे लॉज के बेसिस पे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करता है कि भाई हमारे जो सोशल इविल्स हैं उनको हम ख़त्म करें, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करें, इक्वालिटी प्रमोट करें, राइट टू लाइफ लोगों की अपहेल्ड करें, वो सारी चीज़ों को हमने ताक पे रख दिया गवर्नमेंट ने। और करती क्या है, पुलिस को कंट्रोल करती है और पुलिस के कंट्रोल के अंडर में अपने सारे काम करवाती रहती है, कैसे भी करके वोट बैंक हमारा बनाना है। 2003 में जस्टिस मलिमथ कमेटी आई थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि भाई अगर आपके सामने पहली बार कोई आए और आपको जो भी स्टेटमेंट दे और उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो केस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
तो उस केस में आपको एफआईआर रजिस्टर ही करनी है। अब ऐसा केस जब आ रहा है और उस लड़की की हालत ऐसी थी जब वो एफआईआर रजिस्टर करवाने गई तब रजिस्टर नहीं कराया गया, और ऐसे केसेस बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पर जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट में भी अगर देखें तो हमारे यहाँ पर 100 केसेस में से कोई 23 या 24 या 25 केसेस ही रजिस्टर होते हैं। 75 केसेस तो वहीं की वहीं दबे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एफआईआर लॉज ही नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। दूसरा अगर देखें तो गवर्नमेंट ने नॉन एक्शन किया, वो एक्शन, वो प्रॉब्लम नहीं थी। गवर्नमेंट ने एक्ट किया, पर कैसे? अथॉरिटेटिव वे में, आर्बिट्रेरी वे में। दूसरा आप देखो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, शुरुआत ही नहीं की। कहने का मतलब एफआईआर जब रजिस्टर करनी थी तब तो रजिस्टर की नहीं, और फिर बाद में पुलिस ने इतना असर्टिवली काम किया कि उनके उस लड़की के घर वालों को उसकी डेड बॉडी तक नहीं हैंड ओवर की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अथॉरिटेटिव और आर्बिट्रेरी एक्शन देखे जाते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो काम ही शुरू नहीं करता जब शुरुआत जरूरत होती है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, एक तो जस्टिस मलीमात कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो 14 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, प्रकाश सिंह केस, उसमें पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, इसको आप सर्च करना गूगल पे, और इससे रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशंस है, 7-8 रिकमेंडेशन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप उनको। पुलिस रिफॉर्म से जब भी बात आए, एक केस अपने को कोट करना ही है, मलीमात कमेटी को भी कोट करना ही है। ओके, ऐसे ही 1886 का सुप्रीम कोर्ट में यिक वो वर्सेस हॉपकिन में भी ये कहा था कि भाई एक लॉ आपने बना तो दिया, बहुत ही फेयर, बहुत ही अच्छी उनकी मतलब उसकी आप कह सकते हो वर्डिंग है, बट जब आप इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करोगे ना तो वो फिर लॉ का होना ना होना बराबर है। एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज सेड बाय B.R. अम्बेडकर ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। उन्होंने ये कहा कि भाई कितना ही अच्छा कानून बना दो आप, अगर हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही अगर करप्ट रहेंगी, वो ही अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करेंगी, तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी बर्बाद करके रख देंगी वो। ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 1886 में। ठीक है, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया की नहीं, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ पर ज़रूरत है कि कैसे भी करके हमारे सिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को फेल नहीं होना देना चाहिए। कानून हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही वीक है। उनको हमें प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि जो भी कमिटीज़ ने अभी तक रिकमेंडेशन दिया उनको ध्यान में रखो, आगे बढ़ो, और हाथरस जैसी एम्बेरसमेंट का सामना फिर से ना करना पड़े पूरे देश को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है अपना। थैंक यू।